नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम इस करंट अफेयर्स के अंदर फिर से वही हमारे 4-5 बिंदुओं को हम बात करेंगे। पहले बात करूं मैं आपसे, पहला हमारा बिंदु है अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को FCRA लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। क्या होता है FRCA लाइसेंस और ये किस लिए दिया जा रहा है, इसकी बातें हम करेंगे। इसके बाद है यूपीओ के तहत न्यूक्लिक संस्थापक और HR प्रमुख की गिरफ्तारी। यूपी के तहत आपके जो न्यूज़ क्लिक के संस्थापक हैं उनकी गिरफ्तारी, उसके क्या क्या रीजंस रहे थे। इसके बाद में कृषि कुंभ 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। फिर है हमारा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके अंदर कौन सी फिल्म बेस्ट फिल्म रही थी, कौन सा अभिनेता थे वो बेस्ट रहे हैं, कौन सी अभिनेत्री थी जिन्होंने बेस्ट कार्य किए हैं और किसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है, इन सभी की चर्चा को हम आगे करेंगे। तो ठीक है, आप सभी का फिर से पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं अयोध्या राम ट्रस्ट को लेकर के, क्योंकि अयोध्या राम ट्रस्ट मंदिर को FCRA लाइसेंस प्रदान किया गया है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को विदेशी दान प्रदान करने के लिए पहली बात ये रखना आप कि विदेशी दान प्रदान अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपके पास में FCRA लाइसेंस होना चाहिए। ये क्या है और किस लिए काम आता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको विदेशों से कोई प्राप्त करनी है, चाहे वो आपका ट्रस्ट से दान प्राप्त करना हो या कोई और वजह से आपको दान प्राप्त करना हो, तो आपके लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, FCRA लाइसेंस की। तो चलिए हम जानते हैं थोड़ा सा ये होता क्या है। तो विदेशी दान केवल संसद मार्ग नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्टेट बैंक यानी SBI की एक शाखा में स्वीकृत किया जाएगा। राम मंदिर का उद्घाटन 14 से 24 जनवरी 2024 के बीच किया जाएगा। राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो 14 से लेकर के 24 जनवरी तक किया जा सकता है 2024 में, और विदेशी दान केवल आपके SBI की शाखा के अंदर ही लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम विदेशी योगदान विनियम अधिनियम FCRA। इसका FCRA का फुल नाम क्या है, तो विदेशी योगदान विनियम अधिनियम। इस अधिनियम के तहत विदेशों से दान प्रदान करने के लिए या प्राप्त करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण करने हेतु गैर सरकारी संगठनों को अपनी गतिविधियों जैसे सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों की श्रेणी को परिभाषित करना होगा। इनको दान लेने से पहले अपनी श्रेणियों का निर्धारण करना होगा कि आखिर ये दान किसके लिए ले रहे हैं। क्या आप किसी सांस्कृतिक कार्य के लिए ले रहे हो, आप आर्थिक कार्य की गतिविधियों को चलाने हेतु ले रहे हो, या शैक्षिक गतिविधियों को चलाने हेतु या सुचारू रूप से करने हेतु ले रहे हो। उसके बाद में अपनी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों की श्रेणी को इनको क्या करना होता है, परिभाषित करना होता है। आखिर अब RCFA जो कानून है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशों से योगदान की स्वीकृति और उनके उपयोग को विनियमित करना। यानी आप अगर किसी विदेशों से अगर कहीं राशि प्राप्त कर रहे हो तो उसका क्या है, आपको विनियमित करना है। आगे राष्ट्रीय हित हेतु हानिकारक गतिविधियाँ, क्योंकि राष्ट्रीय हित ऐसे किसी भी देश से अगर आप दान प्राप्त करते रहते हो, कोई भी संगठन अगर दान प्रदान करता है तो इसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मंडराने लग जाता है। आतंकवाद जैसी जो समस्या हैं और अन्य दूसरी समस्या हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, तो गतिविधियां लिप्त पाए जाने पर संगठनों को प्रतिबंधित करना है, और इस कानून का उद्देश्य है कि अगर कोई ऐसे कार्यों में, अनुचित कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लाइसेंस को या उस संस्था को प्रतिबंधित करना है। वहीं सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में 1827 NGO का FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। आप पिछले 5 वर्षों में देखो तो 1827 कंपनियां हैं या NGO, उनका क्या कर दिया गया है, लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है यूपीओ के तहत न्यूज़ क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी। अब ये यूपीए क्या होता है और इसके तहत क्यों गिरफ्तारी की गई, ये मामला ऐसे तूल पकड़ता है जैसे हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना के अंदर अपोजिट पार्टी वाले फंड दे देते हैं और फंड अमेरिका के तहत हमारे यहाँ आता है। जब अमेरिका के तहत हमारे यहाँ आता है तो इस न्यूज़ चैनल को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और यूपीए के तहत
इसमें इनकी गिरफ्तारी की जाती है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीओ के तहत न्यूज़ क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। चलिए आगे क्या है बात। मामला क्या है? एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूज़ पोर्टल ने चीन समर्थक प्रचार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से चीन से अवैध धन की प्राप्ति की है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इन्होंने चीन के समर्थन के या प्रचार के लिए इन्होंने क्या किया है, एक अमेरिका की एजेंसी है उससे अवैध धन की प्राप्ति की है। वर्तमान मामले में वे गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम 1967 के दायरे में आते हैं। वर्तमान में वो गैर कानूनी अधिनियम है उसके 1967 वाला उसके दायरे के अंदर आते हैं। वहीं बात करें इससे सीधे देश की स्थिरता, क्योंकि इनका अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा, संप्रभुता प्रभावित होती है। ठीक है, इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया जाता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या है आखिर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए 1967। इसे वर्ष 1967 में अधिनियमित किया गया था। इसे 1967 के अंदर अधिनियमित किया गया था। आगे इस कानून में अब तक 7 बार संशोधन किए जा चुके हैं। वर्ष 1969 के अंदर, सेकंड किया गया था आपका 1972 के अंदर, थर्ड किया गया था आपके 1986 के अंदर, फोर्थ किया गया था 2004 के अंदर, और फिफ्थ किया गया था 2018 में, सिक्स किया गया था 2013 में, और फिर आपका किया गया था 2019 के अंदर। ठीक है, अब बात करें एक आतंकवादी विरोधी कानून है। ये सीधा हम कहें तो क्या है, एक आतंकवादी विरोधी कानून है। इसे भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को धमकी देने या खतरे में डालने के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को याद रखें, आपको कोई धमकी देता है आतंकवाद से संबंधित तो इसका प्रयोग तब किया जाता है। ये कानून भारतीयों के साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होगा। ये कानून भारतीयों पर तो लागू होगा ही होगा, उनके साथ विदेशी लोगों पर भी लागू होगा। बात करें इस कानून के तहत अपराध भारत में हुआ हो या भारत के बाहर कार्रवाई की जा सकती है। भारत के अंदर भी की जा सकती है और भारत के बाहर भी की जा सकती है। इसमें रिमांड 30 दिनों के लिए हो सकती है। इसमें जो रिमांड है वो कितने दिनों के लिए हो सकती है? 30 दिनों के लिए हो सकती है। और गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके लिए आप 180 दिन के अंदर क्या कर सकते हो? चार्जशीट फाइल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यूपीए संशोधन 2019। आखिर ये क्या है यूपीए संशोधन 2019, इसकी चर्चा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित कर सकती है। इसका क्या काम है? किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। इससे पहले केवल किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था। संशोधन के बाद में ये कर दिया गया कि अब संगठन के साथ साथ किसी व्यक्ति को भी क्या कर सकती है? ये आतंकवादी घोषित कर सकती है। आगे बात करूं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मामले की जांच इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा की जा सकती है। इससे पहले डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा की जाती थी। ठीक है, इससे पहले याद रखना किसके द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो अब कौन कर सकता है? अब इसका इंस्पेक्टर या उससे जो ऊंची रैंक का अधिकारी है वो इसकी जांच कर सकता है। नेक्स्ट बात करूं भाई, एक जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए राज्य पुलिस महानिदेशक की पूर्व मंजूरी की बजाय अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक की मंजूरी की आवश्यकता है। पहले अगर इनकी संपत्ति को जब्त करना होता तो राज्य के आपके पुलिस महानिदेशक की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के जो महानिदेशक हैं उनकी मंजूरी होगी। तो वापस हम बात करें, इसमें पहले व्यक्तिगत को भी अब आतंकवादी ठहराया जा सकता है। पहले क्या था? पहले आप किसी संगठन को ही आतंकवादी ठहरा सकते हो। सेकंड, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अंदर पहले इसकी जो
सुनवाई करते थे या जो कार्य करते थे उसके लिए आपके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या हाई रैंक का अधिकारी करता था, बल्कि अब सब इंस्पेक्टर भी इसके लिए काम कर सकता है। पहले राज्य पुलिस के महानिदेशकों से या निदेशकों से क्या लेना पड़ता था, परमिशन, लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निदेशक से परमिशन ली जाएगी। चलिए नेक्स्ट बिंदुओं की ओर। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कृषि कुंभ 2.0। कृषि कुंभ 2.0 क्या है? तो कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन दिसंबर माह में उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के परिसर में होगा। याद रखना, कृषि 2.0 का कहाँ पर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? दिसंबर माह में। और इसका आयोजन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के परिसर में होगा। आगे बात करें, कृषि कुंभ 2.0 के पूर्व 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव व राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला होगी। याद रख लेना वापस से कि कृषि कुंभ 2.0 के पहले क्या होगा? 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाएगा। इसका जो शुभारंभ किया जाएगा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाएगा। वापस दोहराते हैं, हम क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अभी कि कृषि कुंभ 2.0 के पहले आपको क्या आयोजित की जाएगी? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर श्री अन्न महोत्सव आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री यूपी के श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को नई तकनीकों के साथ जोड़ना और किसानों की तरक्की की राह को आसान बनाना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करते हैं जो हमारे लिए बेहद खास हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं आपसे बात करूं सबसे पहले 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को लेकर के, तो हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया था। अब किस किस को ये अवार्डेड दिए गए थे उन सभी की हम चर्चाएं करते हैं। पहले बात करूं, फिल्म रॉकेटरी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा, फिल्म रॉकेटरी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। वहीं बात करें अल्लू अर्जुन और आलिया भट्ट, अल्लू अर्जुन ने तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता गया है या प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फेज की ओर चलते हैं। अब 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची, किसने कौन सा जीता था? चले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, कौन से हैं? अल्लू अर्जुन, और इनकी फिल्म कौन सी थी? पुष्पा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है रॉकेटरी, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है पंकज त्रिपाठी एंड जो उनकी मिमी के लिए दिया गया है। वापस से, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, पुष्पा, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता आपके पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स के लिए आपकी पल्लवी जोशी को। वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की, निखिल महाजन गोदावरी के लिए, किसके लिए? गोदावरी के लिए क्या दिया गया है? निखिल महाजन को। वहीं बात करें संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म RRR, RRR। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ या संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म का जो लोकप्रिय अवार्ड था किसे दिया गया है? RRR को दिया गया है। वहीं बात करें राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार प्रदान किया गया है आपके, किसको प्रदान किया गया है? द कश्मीर फाइल्स को। किसको प्रदान किया गया है? द कश्मीर फाइल्स को। भाई आगे बात करें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार भाविन रवारी और छेलो सो को। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार प्रोग्राम में आपके याद रखना भाविन रवारी, छेलो सा। वापस बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? अल्लू अर्जुन को, पुष्पा फिल्म के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का आपके आलिया भट्ट को, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सबसे महत्वपूर्ण जो फिल्म रही थी राष्ट्रीय एकता को लेकर के, द कश्मीर फाइल। संपूर्ण मनोरंजन के लिए जो फिल्म का अवार्ड दिया गया है RRR को दिया गया है। संपूर्ण बात करते हैं बाल कलाकारों की, तो रॉबिन रवारी और छोले शाह को।
आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ पथकथा मूल शाही कबीर को नट्टू के लिए दिया गया है। इसी क्रम में आगे श्रेष्ठ पथकथा रूपांतरित में संजय लीला बंसाली को और उत्कर्षणी वशिष्ठ को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक के लिए दिया गया है उत्कर्षणी वशिष्ठ और प्रकाश कपाड़िया गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक यानी गीत के लिए दिया गया है आपके श्री प्रसाद, और कौन से फिल्म में है वो पुष्पा है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन पृष्ठभूमि संगीत के लिए आपके दिया गया है MM किरावनी को RRR के लिए। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ पथकथा रूपांतरक संजय भंसाली काठियावाड़। सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक आपके उत्कर्षणी वशिष्ठ और प्रकाश कपाड़िया को किस मूवी से संबंधित है, तो गंगूबाई काठियावाड़। वही बात करते हैं हम संगीत निर्देशक में देवी श्री प्रसाद और आपके पुष्पा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन में जो पृष्ठभूमि है उसके लिए RRR के लिए किसको दिया गया है, MM किरावनी को। तो आज के लिए हमारा अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। आपके ऑप्शन ए राज कपूर, ऑप्शन बी सत्यजीत रे, निखिल महाजन, संजय लीला बंसाली। आप इसका जवाब कमेंट में अवश्य दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।